नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। बिहार में कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। असम सरकार के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, विधेयक इसी महीने विधानसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के भव्य स्वागत के लिए भूटान का आभार व्यक्त किया। भारत के अनीश भानवाला ने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन गोवा में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप 2025 के चौथे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिलाओं सहित 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ज्यादातर सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी और राज्य के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मधुबनी जिले के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार गया टाउन से 8वीं बार विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जदयू प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता लेसी सिंह धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह जदयू प्रत्याशी के रूप में जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार औरंगाबाद के कुटुंबा, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, पटना। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए हुए रिकॉर्ड 65% मतदान हुआ था। मतगणना 14 नवंबर को होगी। सुरक्षा कारणों से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि नेपाल से सटी सीमाओं और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। नेपाल के जयनगर, मधुबनी और जनकपुर के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन चुनाव संपन्न होने तक रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने पूरी चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए पटना के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय में उन्नत नियंत्रण और कमांड केंद्र स्थापित किया है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के लिए भी कल उपचुनाव होंगे। ये सीटें हैं जम्मू कश्मीर में बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा। मतगणना 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों की मतगणना के साथ होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति अंगोला में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। अंगोला में भारतीय समुदाय के लगभग 8,000 लोग हैं। लगभग 200 भारतीय कंपनियां अंगोला में कार्यरत हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो के साथ व्यापक चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि बैठक के दौरान अंगोला के राष्ट्रपति के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रपति लोरेंसो के साथ मेरी विस्तृत वार्ता के दौरान हमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने और क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारी आर्थिक साझेदारी एक जीवंत एनर्जी पार्टनरशिप पर आधारित है। हमने नई क्षेत्रों में व्यापार और निवेश संबंधों को और विविध बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें टेक्नोलॉजी, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल टू पीपल टाइज शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंसो ने भारत के साथ स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर रुचि व्यक्त की है।
अंगोला के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें भारत के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग में विशेष रुचि है। उन्होंने भारतीय डॉक्टरों की प्रशंसा की और कहा कि वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक अंगोला के छात्र भारत में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण लें। राष्ट्रपति लॉरेंसो ने कैंसर के इलाज का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंगोला के लोगों को अब भी इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अंगोला में नया ऑन्कोलॉजी अस्पताल बन रहा है और इस क्षेत्र में भारत से उपकरण और प्रशिक्षण की मदद ली जा सकती है। अंतरिक्ष तकनीकी पर उन्होंने कहा कि भारत के पास इस क्षेत्र में उन्नत विज्ञान है और अंगोला भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। राष्ट्रपति ने भारत की रक्षा तकनीक की भी सराहना की, जिसमें ड्रोन जैसी आधुनिक प्रणालियां शामिल है। उन्होंने कहा कि अंगोला भारत के साथ इस क्षेत्र में काम करना चाहता है, सिर्फ उपकरण खरीदने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय फैक्ट्रियां अंगोला में लगाकर वहां पर कुछ हथियारों का उत्पादन करने के लिए भी। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, अंगोला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर तक अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर हैं। वे कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बोत्सवाना जाएंगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक किसी भी ऐसे व्यक्ति को विवाह करने से रोकता है जिसका पहले से ही जीवित जीवन साथी है और वे कानूनी रूप से अलग नहीं हुए हैं या उनका पिछला विवाह तलाक के आदेश से भंग नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री शर्मा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को पारित कराने के लिए 25 नवंबर को विधानसभा में पेश करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बहुविवाह का दोषी पाया जाता है तो उसे 7 वर्ष की जेल की सजा हो सकती है। उन्होंने बताया कि दोषी व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसे तुरंत जमानत नहीं मिलेगी। এই বিলখনত এই অফেন্সটো নন কগনাইজেবল অফেন্স কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ অধীনত এৰেষ্ট কৰিলে দে উইল নট গেট বেইল ইমিডিয়েটলি। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 1020 मेगावाट की पुनातसांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से थिम्पू पहुंचे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के श्रद्धापूर्ण स्वागत के लिए भूटान के लोगों और नेतृत्व की सराहना की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये अवशेष शांति, करुणा और सद्भाव के शाश्वत संदेश के प्रतीक हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ओडिशा जाएंगे। वे राज्य के किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्राकृतिक कृषि अभ्यासों को बढ़ावा देने पर आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। देश अपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हम बता रहे हैं कि वंदे मातरम की भावना ने भारत की सीमाओं से परे जाकर विश्व भर के क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए कैसे प्रेरित किया। एक रिपोर्ट। वंदे मातरम का जोशीला नारा भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समुद्रों और महाद्वीपों को पार करते हुए प्रवासी भारतीयों में भी देशभक्ति की लौ जलाता रहा है। 22 अगस्त 1907 में स्वतंत्रता सेनानी मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड में विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। इस ऐतिहासिक घटना ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज पर वंदे मातरम अंकित था। ठीक 2 वर्ष बाद वर्ष 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए लंदन में फांसी दे दी गई। उनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। इन शब्दों ने देश के लिए बहादुरी और बलिदान का शाश्वत संदेश दिया। इसी वर्ष पेरिस के भारतीय देशभक्तों ने वंदे मातरम नामक एक पत्रिका शुरू की, जिसने दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता और एकता का संदेश फैलाया। इसके बाद अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले ने दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कदम रखा, जहां उनका स्वागत वंदे मातरम के जयकारों से भव्य जुलूस निकालकर किया गया और इसी प्रकार यूरोप से अफ्रीका तक वंदे मातरम भारत के संघर्ष की धड़कन बन गया। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं आनंद पाठक। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के बाद 22 सितंबर को शुरू हुए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज की कड़ी में जानकारी
अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से स्टेशनरी क्षेत्र को मिलने वाले बढ़ावे पर। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी उत्पादों पर महत्वपूर्ण राहत दी है, जिससे देश भर के छात्रों और खुदरा विक्रेताओं को लाभ हुआ है। पेंसिल, रबड़, शार्पनर, क्रेयॉन, नोटबुक, ग्राफ बुक और मानचित्र जैसी स्टेशनरी वस्तुओं पर कर की दर पहले के 12% से घटाकर 0 कर दी गई है। इसी प्रकार रबड़ पर जीएसटी की दरों को पहले के 5% से घटाकर कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स और पाउच जैसी वस्तुओं पर जिन पर पहले 12% कर लगता था, अब 5% जीएसटी कर दिया गया है। इस क्षेत्र में कर में कटौती से छात्रों पर वित्तीय बोझ कम हो रहा है और बाजार में इन उत्पादों की खुदरा बिक्री को बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधार शिक्षा तक पहुंच को किफायती बना रहे हैं, माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन को प्रोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही घरेलू स्टेशनरी निर्माण की मांग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल। निशानेबाजी में भारत के अनीश भानवाला ने मिस्र के काहिरा में चल रही आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अनीश ने फाइनल में 28 निशाने लगाए। इसके साथ ही अनीश ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियन पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज भी बन गए हैं। और शतरंज विश्व कप में भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन ने चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। गोवा के पणजी में कार्तिक ने रोमानिया के ग्रैंड मास्टर बोगदान डेनियल डीक को टाई ब्रेकर में हराया। कार्तिक अर्जुन एरिगेसी, आर प्रज्ञानंदा, पी हरिकृष्णा और विश्व जूनियर चैंपियन वी प्रणव के साथ चौथे दौर में शामिल हो गए हैं। इस बीच ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती और एसएल नारायणन टाई ब्रेकर के मुकाबलों में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। प्रतियोगिता में कुल 206 भारतीयों ने भाग लिया था। इनमें से अब केवल 5 खिताब की दौड़ में शामिल हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वायु प्रदूषण से लड़ाई में सुरक्षित और स्वस्थ रहने के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. शर्मा और एम्स के ही पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ मित्तल स्टूडियो में श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिणी हरियाणा और देश के उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों तथा उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में रात का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती। धन्यवाद विशाल। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज के सभी अखबारों में है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है, उत्तराखंड में चल रहा है विकास का महायज्ञ। वहीं अमर उजाला ने लिखा है, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बन सकता है उत्तराखंड। व्यक्तियों का संगठन है आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का बयान दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ पर है। बिना रजिस्ट्रेशन काम करने की आलोचना का संघ प्रमुख ने दिया जवाब। कहा, संघ पर 3 बार प्रतिबंध लगाया जाना बताता है कि सरकार भी हमें मान्यता देती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, उफ ये जहरीली हवा। दिल्ली में कई जगह AQI 400 से अधिक। नौकरी बदलती ही नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ का पैसा। हरिभूमि का कहना है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर का झंझट किया खत्म। धन्यवाद जया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार में कल होने वाले दूसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। असम सरकार के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधेयक इसी महीने विधानसभा में पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज लुआंदा में अंगोला की संसद को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के भव्य स्वागत के लिए भूटान का आभार व्यक्त किया। भारत के अनीश भानवाला ने मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन गोवा में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप 2025 के चौथे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।